Hello, dear children. Now we came with the demanded वीडियो कि बच्चों का डिमांड प्रॉब्लम था कि मैथ्स का प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स के प्रोजेक्ट बनाने में। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक सजेस्टिव आइडियाज़ कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए। मे बी दीज आइडियाज़ विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपके लिए थोड़े से हेल्पफुल होंगे। सो यहाँ पर हम आपको सजेस्टिव कंसेप्ट लेकर आए हैं कि हाउ टू मेक द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए और प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर अभी तक आपने प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं बनाए थे, तो आज आप बनाना इनको सीखिएगा और देखिएगा कि प्रोजेक्ट बनाने के साथ-साथ और भी क्या एक्सरसाइज़ उसमें साथ में लगती हैं और क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि मैंने आपको एक पूरा एक प्रोफ़ार्मा बना के दिया था कि उसमें ये चीज़ होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली चीज़ थी फ्रंट पेज, है ना? हाउ टू क्रिएट द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का ना। प्रोजेक्ट फाइल में हमको सबमिट करना है, तो उसमें टीचर्स का नाम, स्टूडेंट का नाम, टॉपिक है ना, इंस्टीट्यूशन का नाम, सब चीज़ें कैसे होना चाहिए। तो देखिए, एक सजेस्टिव आइडिया मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो हम यहाँ पर सजेस्टिव आइडियाज़ में आपके सामने डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ डिज़ाइन्स आपके सामने हैं, कैसी-कैसी हो सकती हैं। कुछ डिज़ाइन्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक लोगो का डिज़ाइन है, तो ये भी एक फ्रंट पेज का डिज़ाइन हो सकता है, अगर इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव कर दी जाएँ। देखिए, यहाँ पर एक एक सजेस्टिव आइडिया है आपको फ्रंट पेज बनाने के लिए कि फ्रंट पेज में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या-क्या कैसे बना होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे फ्रंट पेज पे सबसे पहले होता है इंस्टीट्यूशन का नाम ना टॉप पर। जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, सो इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा शॉर्ट में। देखिए, यहाँ से शिवाजी नगर भोपाल मैंने लिख दिया है। फिर किस सेशन में आपका स्टडी चल रहा है, दैट मीन्स आपका जो क्लास है वो किस सेशन में है। सेशन के बाद आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी अगर आप डिवाइडेड है कि टर्म 1 में है या टर्म 2 में है या टर्म 3 में है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका टर्म्स में डिवीजन आ जाएगा, है ना? इसके बाद यहाँ पर आप टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक का स्पेस मैंने छोड़ दिया है बिकॉज़ एज़ पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ भी टॉपिक जो होगा वो रिक्वायर्ड टॉपिक आप यहाँ पर लिख देंगे ना टॉपिक, है ना? टॉपिक से में अगर कोई सब टॉपिक होता है, टॉपिक में मेन टॉपिक है, उसके बाद अगर कोई अब सब टॉपिक है, तो उसको भी आप सब टॉपिक करके यहाँ पर लिख सकते हैं। देन सबमिटेड बाय दैट मीन्स यहाँ स्टूडेंट का नाम आएगा विथ क्लास, है ना? नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिखा है इसमें, सबमिटेड बाय तो कौन सबमिट कर रहा है उसको और वो किस क्लास का और किस सेक्शन का बच्चा है। जैसे 12 सी का बच्चा है या 12 ए का बच्चा है या 10th ए का बच्चा है, जो भी जैसा भी बच्चा होगा उसके अकॉर्डिंग और सबमिट किसको किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि सबमिशन कौन कर रहा है, हु इज सबमिटिंग एंड हु टू whom यू आर सबमिटिंग, किसको सबमिट कर रहे हैं आप और कौन सबमिट कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे नेम ऑफ टीचर आएगा और टीचर का डेजिग्नेशन आएगा। डेजिग्नेशन जैसे मान लो कि मेरा डेजिग्नेशन पीजीटी है, तो मैं यहाँ आप लिखेंगे पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजी केमिस्ट्री और आप लिख सकते हैं यहाँ पर लेक्चरर और जो भी आपके टीचर्स का डेजिग्नेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन लिख के सब्जेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो सब्जेक्ट ऊपर ऐड होता है तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिज़ाइन यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू यू। इट डज़न्ट मैटर कि आपको कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बनाना है, बट डेकोरेटिव होने के साथ-साथ अगर ना भी चलना है, डेकोरेशन इतना नहीं आ रहा है आपको, तो यू कैन राइट ओवर द सिंपल पेपर, है ना? एक सिंपल पेपर पे लिख सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, एड्रेस, है ना? सेशन, टर्म, सब्जेक्ट, टॉपिक ना, सब टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट दिस इज़ सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू ना, ये दोनों हमेशा नीचे आना चाहिए, है ना? बच्चे बहुत ही गलत तरीके से अपना नाम सबसे ऊपर लिख देते हैं ना। मैंने देखा है कि समटाइम्स इन सम केसेस कि स्टूडेंट्स आर राइटिंग देयर नेम एट द टॉप, है ना? टॉप में सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं। तो इट शुड नॉट बी, है ना? फ्रंट पेज पे ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट का जो फ्रंट पेज होता है उसमें ऐसा हम नहीं लिखते हैं और नहीं बनाते हैं, है ना? तो आप ध्यान से सीख लीजिएगा। आई होप कि आप सीख गए होंगे हाउ टू क्रिएट द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज कैसे बनाया जाता है और भी सजेस्टिव आइडियाज़ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए, जैसे कि अब आप आ जाएगा आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, सॉरी आई शुड बी कैपिटल। इंस्टीट्यूशन आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ना। देन इंस्टीट्यूशन के बाद आपका आता है यहाँ पर उसका एड्रेस, शॉर्ट में एड्रेस हम लिखते हैं कि इंस्टीट्यूशन आपका कहाँ है। इसके बाद आप लिखते हैं किस सेशन के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेशन में अगर फिर सेशन को भी अगर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है, तो आप उसको भी मेंशन करिए। टर्म 1 है या फिर टर्म 2 है या फिर वो टर्म 3 है ना?
इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद फिर टॉपिक आता है सब्जेक्ट में कि किस सब्जेक्ट के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और किस टॉपिक पे बना रहे हैं। अब टॉपिक में भी सम टाइम इट हैपेंस कि आप यहाँ पर सब टॉपिक भी ले लेते हैं और यहाँ सबमिटेड बाय है ना, ध्यान रखिए सबमिटेड बाय मतलब जो स्टूडेंट सबमिट कर रहा है उसका नाम और क्लास आएगा, और सबमिटेड टू मतलब किसको सबमिट किया जा रहा है, दैट मीन्स कौन टीचर है, जिसको टीचर है आपका या लेक्चरर है आपका या पीजीटी है या आपका यूडीटी है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग उनका नाम आएगा टीचर का, उनका डेजिग्नेशन आएगा, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। देन आगे आप बढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर मैंने एक सजेस्टिव और छोड़ दिया है आपके लिए ब्लैंक है। तो इस तरह की आप कोई सजेस्टिव जो प्रोजेक्ट है वो जो भी सॉरी फ्रंट पेज है वो आप बना सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप उसमें डेकोरेशन ले रहे हैं, कलर पेपर ले रहे हैं, ये आपके ऑप्शनल होते हैं, है ना। क्रिएटिविटी में जाता है फिर वो आपका कि अगर आपका फ्रंट फ्रंट पेज पे कितना डेकोरेशन है, कौन सा कलर यूज़ किया है, आपने कैसा फॉन्ट यूज़ किया है। हाँ, और इट डजेंट मैटर कि आप इसको प्रिंट करके बनाएं ना, ऐसा भी नहीं है कि इसको प्रिंट करके ही बनाया जाए, मतलब आप इसको बाय हैंड भी कर सकते हैं, मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी बना दिखाकर आप हैंडमेड भी इसको बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका हमेशा प्रिंट निकाला जाए ना। इसके बाद आता है आपको सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होता है कि आपने ये प्रोजेक्ट वर्क किया है और किसके अंडर किया है। तो वो सब्जेक्ट टीचर का नाम देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्कूल का नाम ले लिया हमने, कोई भी एक फिक्शियस स्कूल का नाम ले लिया, माउंट आबू पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 रोहिणी, है ना, एक हमने ऐसे ही कुछ नाम ले लिया है। देन हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ये जो बंदा है वो किसका कौन से सब्जेक्ट के लिए लिया जा रहा है, फिजिक्स के लिए। तो आप यहाँ मैथ्स का ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, जो भी डिपार्टमेंट, और फैकल्टी भी यूज़ कर सकते हैं, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स भी यूज़ कर सकते हैं ना। देन सर्टिफिकेट आप लिखेंगे यहाँ, बहुत ही आपको इस तरह सेम तरह से बनाना होगा, या आप चाहें तो इसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपके पास होता है। दिस इज सर्टिफाइड, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, यहाँ नेम आएगा स्टूडेंट का। A student of class 12 has successfully completed the research, रिसर्च की जगह हमारा प्रोजेक्ट वर्क आ जाएगा यहाँ पर रिसर्च, और यहाँ पर रिसर्च भी हम ले सकते हैं, रिसर्च ऑन द प्रोजेक्ट पर रिसर्च किया है, और कह सकते हैं कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, सिंपली रिसर्च वर्क आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। फिर यहाँ पर आएगा नाम, जिन टीचर का नाम है, अंडर द गाइडेंस ऑफ ना रिसर्च वर्क, अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर, और जो भी मिस्टर है मिसेस हैं, मिस्टर अनुपम नारंग लिखा हुआ है यहाँ पर, मिस्टर आप जो भी आप टीचर हैं उनका नाम लिख देंगे। ड्यूरिंग द ईयर का आप लिख देंगे, और फिर ईयर में भी आप मेंशन कर देंगे फॉर टर्म 1 टर्म 2, और इसके अकॉर्डिंग फिर ये यहाँ पर बाय AISSCE लिखा है तो आप यहाँ पर MPBSE लिख सकते हैं ना, MPBSE, ओके, MPBSE लिख सकते हैं, CBSE लिख सकते हैं, जो आपका जैसा भी बोर्ड होगा, ICSE लिख सकते हैं, जो भी जैसा आपका बोर्ड, ICSE लिख सकते हैं, जैसा आपका बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग, और एड्रेस आपके अकॉर्डिंग, न्यू दिल्ली का जैसे लिखा है यहाँ पर, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपके बोर्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। यहाँ एग्जामिनर का सिग्नेचर आएगा, यहाँ नेम एंड ऑफ फिजिक्स टीचर, एग्जामिनर का एक सिग्नेचर, दैट मीन जो फिजिक्स टीचर होंगे उनका एग्जामिनर भी वही होंगे, तो उनका सिग्नेचर आ जाएगा एंड सिग्नेचर ऑफ फिजिक्स टीचर, है ना। तो ये कहने का मतलब ये बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर जनरली होता क्या है कि फाइनल एग्जाम में जो एक्सटर्नल आता है उसका साइन होता है। तो ऐसा अगर आपके बोर्ड में प्रोविजन है, MPBSE बचा ना, CBSE लास्ट में, ये ध्यान रखिए, MPBSE। सो कहने का मतलब है कि जैसे आपकी आगे एक बोर्ड में जैसा भी प्रोविजन है कि एग्जामिनर सिग्नेचर करता है यहाँ पर, या इंटरनल सिग्नेचर करता है या एक्सटर्नल सिग्नेचर करता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिग्नेचर का कॉलम फिल करवा लेंगे, है ना। अब ये तो सिग्नेचर का कॉलम तो टीचर के लिए जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक वो सिंपल सा एक सर्टिफिकेट हमने लिया है, केंद्रीय विद्यालय का है, दैट मीन्स सेंट्रल स्कूल का, जिसको सेंट्रल स्कूल भी कहा जाता है, केवी केंद्रीय विद्यालय भी कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत सिंपल सा सर्टिफिकेट बना रखा है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट, बच्चे का नाम है राहुल कुशवाहा ऑफ क्लास 12A हैज प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट एंड टाइटल रेलवे टिकट रिजर्वेशन। रेलवे टिकट रिजर्वेशन पर उन्होंने टिकट बनाया है। तो यहाँ आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको मैंने पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं, और अगर आपको कोई अपने किसी भी आपको लग रहा है कि हमको जो टॉपिक्स हैं उससे अच्छा टॉपिक हमारे पास है मैथ्स से रिलेटेड, तो आप उस पर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको ये कि आपकी क्लास के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास 12 के बच्चे हैं और क्लास 9 का प्रोजेक्ट बना के ले आए हैं अपना। क्लास 12 के हैं तो आप BSc का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आप नीचे नहीं जा सकते ना। द रिपोर्ट इज रिजल्ट
the report is the result of his efforts and endeavors. The report is found worthy of acceptance as final project report for the subject computer science. In computer science में बना है तो आपका यहाँ सब्जेक्ट मैथ्स आ जाएगा ऑफ द क्लास 12 एंड ही हैज़ प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट अंडर माय गाइडेंस। तो ये सर्टिफिकेट हम टीचर की तरफ से आपको फिल करके सिग्नेचर करके रख दिया जाता है। इन सेंस कि कभी आपको बोर्ड का इंस्पेक्शन होता है तो इसको दिखाना पड़ता है कि आपने सर्टिफाई किया है कि नहीं प्रोजेक्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और टीचर का कंसेप्ट होता है। देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है सर्टिफिकेट का, सिंपल सा एग्जांपल है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द कंटेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड टाइटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के लिए है बाय युगल केशरी युगल केशरी जो है वो बच्चे का नाम है, इज बोनाफाइड वर्क ऑफ हिम सबमिटेड टू तुलसी विद्या निकेतन, इस स्कूल का नाम है वाराणसी, फॉर द कंसिडरेशन इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सीबीएसई। ये बोर्ड का नाम अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, दिल्ली फॉर द अवार्ड ऑफ सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट इन कॉमर्स। सो देखिए ये आपका जो कंटेंट है वो तो आपको अपने हिसाब से, देखिए ऊपर वाला नाम आपको मेन के यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जिस टीचर के गाइडेंस में आपने काम किया है वो और आपका नाम और स्कूल का नाम, ये जब मैटर होता है और इसके बाद उसमें जो नेसेसरी लैंग्वेज होती है कि आपने प्रोजेक्ट सबमिशन कर दिया है और फुलफिल है, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो एट द मतलब टू द पॉइंट है, जो आपको टॉपिक दिया था उसके रेलिवेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट का बात होती है। देन यहाँ पर सर्टिफाइड जो भी टीचर होता है वो अपना सर्टिफाई करके सिग्नेचर करके आपको सर्टिफाई कर देता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक सर्टिफिकेट और है। यहाँ पर ये बच्चे का नाम है गुलशन सोनगरा, स्टूडेंट क्लास 12 का है, मैथ्स का स्ट्रीम है और सेक्शन ए है। सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर केमिस्ट्री प्रोजेक्ट ऑन, ये ग्रुप में होगा इसलिए उन्होंने इसको देयर वर्ड यूज किया है। कंप्लीटेड हिज हो जाता है अदरवाइज, है ना, अगर अकेले के लिए हम सर्टिफाई कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, ऑल्दो कि ये प्रिंटेड सर्टिफिकेट है, मैंने कहीं से ले लिए हैं। सो आप इनको देख पा रहे होंगे और देन यहाँ पर आपका जो टीचर होगा वो अपना सिग्नेचर करके डेट डाल के आपको सर्टिफाई कर देगा। यहाँ आपका सिग्नेचर हो जाएगा स्टूडेंट का। समटाइम की किसी किसी सर्टिफिकेट में सिग्नेचर स्टूडेंट के भी होते हैं और कहीं प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी होते हैं, बट अभी हम टर्म 1 में अगर हम बात कर रहे हैं या टर्म 2 में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम टीचर तक ही सीमित रहते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन में हम प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी करवाते हैं प्रोजेक्ट पर। देखिए अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट दैट मीन्स आपके प्रोजेक्ट में जिसने आपको हेल्प किया है, बेसिकली आप उनको एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। बेसिकली ना एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, बेसिकली कि हमारा एक तरह से ग्रेटिट्यूड है कि हम एक ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं टीचर्स के लिए हमारे हेल्प में, हमारे मम्मी ने, पापा ने, भाई ने या हमारे किसी ने भी हमारी पूरे प्रोजेक्ट में अगर हेल्प की है तो वी शुड गिव देम दैट मीन्स एक नाइस ग्रेटिट्यूड। तो एक्नॉलेजमेंट के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स टू ग्रेटिट्यूड सॉरी स्पेशल थैंक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई केमिस्ट्री टीचर, जिन्होंने सबसे पहले टाइम केमिस्ट्री टीचर को उन्होंने सबसे पहले अपना जेस्चर ऑफ कह सकते हैं रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने उनको एक्नॉलेज किया है, मिस जयश्री जाधव, फॉर हिज एबल गाइडेंस एंड सपोर्ट इन द कंप्लीटिंग ऑफ माई प्रोजेक्ट। मतलब सबसे पहली बात तो हमारे टीचर ही हमारी प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं, तो हम सबसे पहले टीचर को एक्नॉलेज करते हैं, देन प्रिंसिपल हैं, देन स्कूल है और हमारे स्कूल के साथ हमारे पेरेंट्स होते हैं और देन हमारे इसके साथ साथ हमारे क्या होते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं। क्लासमेट्स का भी हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहता ही है हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन में। सो आई होप आप एक्नॉलेजमेंट वाला फंडा भी समझ गए होंगे। एक्नॉलेजमेंट में आप जितने लोगों को एक्नॉलेजमेंट देना चाहें, जितने लोगों को एक्नॉलेज करना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट बेसिकली एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट जो है वो एक टीचर, प्रिंसिपल और क्लासमेट्स के लिए ज़रूरी ही होता है ना। ये बात याद रखना, एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट जो होता है उसमें आपका सब्जेक्ट टीचर है, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, क्लासमेट्स, ये 3 चीज़ें बहुत ही कंपलसरी होती हैं और रेस्ट ऑफ द थिंग्स गोज टू यू, है ना। एक्नॉलेजमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, और चाहें तो आप कुछ चीज़ें इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बट बेटर टू राइट बाय योर ओन, कि आप अपना एक्नॉलेजमेंट जो है वो अपने आप ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्नॉलेजमेंट लिखने का मतलब है, देखिए इट इज़ अप टू यू, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम यू शुड राइट इन इंग्लिश, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, है ना। ये आपके ऊपर लैंग्वेज पॉइंट का कोई फंडा नहीं होता है।
अब इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, एक्नॉलेजमेंट के बाद हमारे पास आता है कि हम अ, मतलब इसमें हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट था प्रोजेक्ट का कि हमारे प्रोजेक्ट में हम ओपनिंग कैसे करें, उसका एम क्या है, उसके कंसेप्ट्स क्या है ना। तो देखिए यहाँ पर फॉर एनी मैथ्स प्रोजेक्ट ओपनिंग शुड स्टार्ट विथ 2 और 3 लाइन्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स। मतलब हम अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, नेक्स्ट हमारा था ना इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको बना रहे हैं, टीचर ने क्यों दिया है हमको। तो ये हमारा जो ओपनिंग है वो हमेशा और हमेशा जिस सब्जेक्ट का है ना उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पर हमेशा हमारी 2-3 लाइन होना चाहिए ना, ध्यान रखिए हमेशा। एंड अबाउट विच एवर टॉपिक ना, जो भी हम टॉपिक यूज़ कर रहे हैं उसके अबाउट भी हम थोड़ी-सी ओपनिंग ज़रूर दिखाएँ। हाँ, यू आर राइटिंग लाइक दैट मीन्स फर्स्ट व्हाट इज़ द टॉपिक, टॉपिक हमारा क्या है, मैथ्स का हमने इंपॉर्टेंस बता दिया। फिर हमें टॉपिक बता दिया टॉपिक क्या है, फिर व्हाट उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है एंड इट कंपोनेंट्स, उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशन, हमारे पास उसके एप्लीकेशंस में क्या-क्या चीज़ हो सकती है ना? तो इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट के अदर जो बॉक्सेस हैं वो कंटिन्यू तक चलते रहें, है ना? आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथ्स प्रोजेक्ट। आई होप कि वो पेज ऊपर नीचे हो गया है। ये पहला जो कंसेप्ट था वो ऑब्जेक्टिव के अंदर, मतलब ये जो पेज है उससे पहले हमारा ये पेज होना चाहिए था। दैट मीन्स दिस शुड बी ना ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथ्स प्रोजेक्ट ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हम यहाँ देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस कह सकते हैं। मैथ्स प्रोजेक्ट हेल्प्स इन, देखिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताना चाह रहे हैं हम कि क्या-क्या कर सकता है ना। तो मैथ्स प्रोजेक्ट हेल्प्स स्टूडेंट टू इम्प्रूव। देखिए थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है क्योंकि सब कुछ चीज़ें मैंने भी टाइप करते टाइम हो सकता है मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हेल्प्स, प्रोजेक्ट हेल्प्स स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर थिंकिंग कैपेबिलिटी। पहली चीज़ क्या होती है हमारे मैथ्स प्रोजेक्ट से, हम क्या इम्प्रूव कर रहे होते हैं, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं। थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं हमारी, लॉजिकल स्किल्स हैं, ये हमारे इम्प्रूव हो रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स कंडक्ट एग्जीबिशन ऑल्सो, कुछ कुछ स्कूल जो हैं एग्जीबिशंस भी लगाते हैं क्लासेस में, जैसे 4, 5, 6, 7। पर हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न 9 to 12 है, तो यहाँ पर हम जनरली क्या है एग्जीबिशंस के साथ साथ बच्चों को प्रोजेक्ट्स भी देते हैं जिससे कि बच्चों की जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, लॉजिकल स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएँ। where students can represent their innovative ideas and project work with mathematical models। हम मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ करके एग्जीबिशंस भी हम लगा सकते हैं। टू लर्न द सब्जेक्ट इन अ क्रिएटिव वे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि हम सब्जेक्ट को क्रिएटिव वे में लर्न करें, है ना? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज एन ओल्ड सेइंग, मतलब किसी की पुरानी बात कही बातें बोलते हैं ना, पुराने लोग ऐसा कहा करते थे। तो किसी ने कहा है पुराने लोगों ने कि टेल मी आई विल फॉरगेट, मुझे कुछ बोलोगे तो मैं भूल जाऊँगा, है ना? शो मी देन एंड आई मे रिमेंबर, मतलब अगर मुझे कुछ दिखाओगे, शो मी एंड आई मे रिमेंबर, मतलब मुझे कुछ दिखाओगे तो मुझे कुछ याद रहेगा थोड़ा बहुत। इन्वॉल्व मी, अगर मुझे इन्वॉल्व करोगे तो आई विल अंडरस्टैंड, मुझे किसी काम में। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है आपका प्रोजेक्ट जो है ना, इट इज़ योर इन्वॉल्वमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, है ना? तो इस लर्निंग में हम आपको इन्वॉल्व करके आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं। सेड बाय चाइनीज फिलोसोफर्स, कन्फ्यूशियस ने कहा था ये। टुडेज जनरेशन डिमांड्स एन इंटरेक्टिव लर्निंग मॉडल दैट विल एंगेज them and make them learn that effect in an easy way। आज का जो स्टडी है, आज का जो एनवायरनमेंट है एजुकेशन का, वो कुछ चेंज हो गया है। इसमें ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो हैं वो थोड़े से मॉडिफाई हो गए हैं। तो हमको आजकल क्या चाहिए, इंटरेक्टिव लर्निंग मॉडल्स चाहिए। द बेसिक टूल यूज बाय द स्कूल्स फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन पॉज, ये पहले वाला जो कंसेप्ट हुआ करते थे, रीडिंग, राइटिंग, टेकिंग टेस्ट इन रिपीट ना, ये सब होता था। लेकिन नाउ डे हमने नए नए तरीके से चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। तो इसमें नॉट ओनली सीबीएसई बट अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो टुक सम इनिशिएटिव, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क जो होना चाहिए, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो दे वेलकम द प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कुछ स्टेट्स बोर्ड ने भी इन मतलब इस टॉपिक पर कह सकते हैं, या फिर इस ओर उन्होंने ध्यान दिया है कि बच्चों को प्रोजेक्ट के साथ भी लर्निंग होना चाहिए। तो उसको उन्होंने कहाँ इंक्लूड कर दिया, देखिए यहाँ पर मैथ्स प्रोजेक्ट इन द सीबीएसई, आईसीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड्स ना, सारे आजकल नॉट ओनली दैट स्टेट बोर्ड्स, है ना, ये स्टेट बोर्ड की ही बात नहीं है, ये आईसीएसई में भी इंक्लूड है, सीबीएसई में भी इंक्लूड है। आजकल ये जो हमारा कंसेप्ट है प्रोजेक्ट का, वो हर जगह एज अ करिकुलम इंक्लूडेड है, जिससे बच्चे अपने करियर में आगे बहुत जाएंगे और बहुत अच्छा करियर को मतलब देख पाएंगे। सो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा क्या, व्हाट आर द बेसिक मोरल और कह सकते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द
प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट देने का क्या रीज़न है? तो डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग मैथमेटिक्स ना, पहली बात होती है कि वी शुड डेवलप positive attitude towards learning of mathematics, perform mathematical operations and manipulations with confidence। देखिए यहाँ बच्चा क्या करता है ना कि मैथमेटिकल ऑपरेशन तो करता है, उनको परफॉर्म भी करता है, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, है ना। तो कॉन्फिडेंसली मतलब कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं, कॉन्फिडेंटली ये हमारे कौन कौन से ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड मैनिपुलेशंस, लाइक हम कह सकते हैं विद द कॉन्फिडेंस, स्पीड एंड एक्यूरेसी, तीनों चीज़ उसमें आएंगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी। थिंक एंड रीजन प्रिसाइसली, है ना, हम थिंकिंग भी करेंगे और रीजनिंग होगी हमारी प्रिसाइसली, लॉजिकली एंड क्रिटिकली इन द गिवन सिचुएशन, जो भी हमारी सिचुएशन होंगी उसमें हम ये सारे काम कर पाएंगे। डेवलप इन्वेस्टिगेटिव इन स्किल्स इन मैथमेटिक्स, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स हम डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई एंड concretize and symbolize and use mathematical relationship in everyday life। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, आइडेंटिफाई करेंगे हम कौन कौन से किस में एवरीडे लाइफ में जो भी हमारे मैथमेटिकल रिलेशनशिप होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कंक्रेटाइज करेंगे, सिंबलाइज करेंगे। सिंबलाइज दैट मीन्स उन प्रॉब्लम्स को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लेंगे, कंक्रीट फॉर्म में लेकर आएंगे, और है ना उनको आइडेंटिफाई करके कंक्रीट फॉर्म में लेकर उनको सिंबलाइज करेंगे इन किस चीज़ को, यूज मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेली लाइफ। ये देखिए यहाँ पर हमारे इतने सारे यूजेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे मैथ्स के ये। comprehend, analyze, and synthesize, evaluate, and make generalization so as to solve mathematical प्रॉब्लम्स। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, हम कॉम्प्रहेंशन का कंसेप्ट बनाएंगे, कॉम्प्रहेंड होना चाहिए वो, एनालाइज होना चाहिए उसकी चीज़ को ना, बच्चे को कॉम्प्रहेंड होना चाहिए, एनालाइज भी, उसको एनालाइज प्रोसेस भी आना चाहिए, और ही शुड बी एनालिटिक ना, वो चीज़ों को एनालाइज करना सीखे, सिंथेसाइज करना सीखे, एवेल्युएट करना सीखे, और जनरलाइज करना सीखे ना सब चीज़ों को, हाउ टू मेक देम जनरल फॉर ऑल। तो ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको डेवलप कर सकते हैं। कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, रिप्रेजेंट, एनालाइज, इंटरप्रेट डेटा एंड मेक कंक्लूजन्स एंड प्रिडिक्शंस फ्रॉम इट्स रिजल्ट्स ना, हम ये सारी चीज़ें भी हम, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ध्यान रखिएगा ना। अप्लाई मैथमेटिकल नॉलेज एंड स्किल्स टू फेमिलियर एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस, दोनों ही सिचुएशन में उसको मैथमेटिकल नॉलेज को अप्लाई करना आना चाहिए। अप्रिशिएट द रोल, वैल्यू एंड यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन सोसाइटी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो मैथमेटिक्स के रोल को अप्रिशिएट भी करे, उसकी वैल्यू भी करे, कहाँ पर, सोसाइटी में। डेवलप विलिंगनेस टू वर्क कोलैबोरेटली, है ना, कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नाउ डे ना, तो कोलैबोरेटली ही शुड बी willing to work together, है ना। acquire knowledge and skills for further education and training and communicate mathematical ideas, ये सारी चीज़ें हम with the help of project डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। हम इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक और प्रॉब्लम इन द प्रोजेक्ट, फॉर द प्रोजेक्ट वर्क, मतलब प्रोजेक्ट वर्क के लिए आप सिलेक्शन कैसे करोगे किसी भी सिचुएशन को, टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, project selection is the process of evaluating project to ensure that they align with your strategic objective। मतलब आपकी strategic objective, आपकी जो strategy है उस strategic objective में आपके साथ वो कितने fit होंगे, and deliver maximum performance, आपका जो performance है वो कितना maximally आप उसको deliver कर पाएंगे। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक को चूज करेंगे। This help you choose projects based on the prioritize hierarchy। Project selection takes place during the beginning stages of the project when you are dealing with ideas और suggestions। मतलब पहले आप एक आइडियाज अपने दिमाग में बना लें, कुछ सजेशंस ले लें कि भाई मेरे लिए ये आइडिया है, मेरे सजेशंस हैं, तो इस टॉपिक पे मैं प्रोजेक्ट अच्छे से बना पाऊंगा। देखिए ये तो आपका यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ है थोड़ा सा हाई ऑर्डर प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन ये आप अभी से अब ये बात दिमाग में लेके चलेंगे कि प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमको क्या-क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, तो इससे आपको आपकी लाइफ में जब प्रोजेक्ट्स आएँगे, तो उनको ईज़िली आप हैंडल कर पाएँगे। है ना? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है टॉपिक को। अब प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी, अब इसके बाद हमने एक वर्ड यूज़ किया था मेथोडोलॉजी, क्या होना चाहिए, मेथोडोलॉजी क्या होती है? तो प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट, एक फ्रेमवर्क होता है कि अब उस प्रोजेक्ट को हम किस तरह से मैनेज करेंगे ना, तो मेथोडोलॉजी जो है हमारी हो गई, मेथोडोलॉजी is a framework for managing projects। It provides a रोड मैप, एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि हम प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे फिनिश करेंगे।
फॉर द प्लानिंग एंड डे टू डे। देखिए अभी तो आपको बड़ा प्रोजेक्ट जो है आपको जनरली 1 या 2 दिन के मिलते हैं, बट प्रोजेक्ट का कंसेप्ट 1 या 2 दिन का नहीं होता है। इट टेक्स समटाइम 6 मंथ। मतलब देखो एजुकेशन में भी है, सीबीएसई में है और बाकी जो बोर्ड्स में है कि एटलीस्ट प्रोजेक्ट शुड बी ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ का प्रोजेक्ट होना चाहिए वो, है ना? तो डे बाय डे की आपकी प्रोसेस दिखानी होती है आपकी, डे बाय डे आपने कितना प्लानिंग किया, कितना एग्जीक्यूशन किया और किस तरह से आपने इसको रिजल्ट को और कलेक्शन को फैक्ट्स और डेटा को कलेक्ट किया, उनको फिर एनालाइज करके उनको इवैल्यूएट करके आपने कंक्लूजन्स निकाले हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिंग एज अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट नीड्स टू बी कंसिडर्ड एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना? तो ये ध्यान रखिए, मेथोडोलॉजी होती है हमारी। अभी हमारी मेथोडोलॉजी है जो है ये हमारे डेली लाइफ प्रैक्टिकल्स के लिए है, प्रोजेक्ट्स के लिए है। बट अभी आप मेथोडोलॉजी को चाहेंगे तो आप अपनी थोड़े दूसरी तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में जाके ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे यहाँ देखिए पूरी जो ऊपर वाली लाइन लिखी है यहाँ तक वो फिलोसॉफी के लिए लिखी है, फिर हम मैथमेटिक्स के लिए डिस्कस करेंगे। फिलोसॉफिकल मेथोडोलॉजी बिलोंग्स टू मेटा फिलोसॉफी एंड discusses discusses methods like methodological escapism, sorry, na, escapism and the phenomenological method, conceptual analyze and thought experiments। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ये philosophical concept है तो यहाँ पर हम conceptual analyze करेंगे और थॉट का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये किस में आता है? फिलोसॉफी में आता है। बट इन केस ऑफ मैथमेटिक्स व्हाट हैपेंस इन मैथमेटिक्स, सिंथेटिक मेथड्स ना, सिंथेटिक मेथड्स जो होते हैं वो कहाँ से प्रोसीड होते हैं? प्रोसीड फ्रॉम द नोन टू अननोन, मतलब अननोन नोन चीज़ों से हम अननोन की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा सिंथेटिक मेथड होता है। वाइल एनालिटिक मेथड जो होता है वो उल्टा चलता है, उसमें हमारा पाथ ट्रेस करता है अननोन से नोन की तरफ। तो आप देखना चाहेंगे कि आप कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, एनालिटिकल मेथड यूज कर रहे हैं या फिर सिंथेटिक मेथड यूज कर रहे हैं। तो बेटर टू चूज एनालिटिकल मेथड, है ना? एनालिटिकल मेथड जो हमारे लिए वो ईजी पड़ता है, बिकॉज अननोन से नोन की तरफ जाना आसान हो जाता है, क्योंकि और समटाइम ये भी ईजी पड़ जाता है कि नोन से अननोन की तरफ जाना भी हो सकता है। बट जैसे जनरली हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो अननोन से हम नोन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कंटेंट, क्या क्या कंटेंट है, मतलब कंटेंट का मतलब आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो कंटेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? मैथ्स प्रोजेक्ट कैन बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन मैनी कंसेप्ट सच एज ज्योमेट्री। अब कंटेंट में आपका क्या लिया है? आपका कंटेंट में मेन बेसिकली आपने जो प्रोजेक्ट लिया है वो ज्योमेट्री बेस्ड लिया है या एल्जेब्रा बेस्ड लिया है या मेंसुरेशन बेस्ड लिया है या प्रॉफिट लॉस बेस्ड लिया है या आपका स्टैटिस्टिक्स है या प्रोबेबिलिटी है। मतलब इन सब की बेसिस पे आपको कंटेंट को डिवाइड करना होता है और कंटेंट को बताना होता है कि हाउ मच कंटेंट इज अवेलेबल। कंटेंट का मीनिंग अब यहाँ से आप दूसरा भी ले सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में कितना नॉलेज और कितना इंफॉर्मेशन कंटेन है, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं ना। तो कहने का मतलब इसको आप ऐसे ना लेके आप ऐसे ले सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में कितना कंटेंट है, कैसा कंटेंट है, आपने कितने क्वेश्चन लिए हैं, उन क्वेश्चन का लेवल कितना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपकी सिचुएशंस कैसी थी, वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। दीज प्रोजेक्ट्स कैन बी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ विच क्लास इन विच क्लास में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है वो क्लास, बच्चे की क्लास और स्टूडेंट ना, क्लास अ स्टूडेंट इज परसुइंग एजुकेशन। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वो बच्चा किस क्लास का है और किस क्लास में वो स्टडी कर रहा है, तो उसके बेसिस पे भी प्रोजेक्ट का कंटेंट डिसाइड करता है। अब ऐसा नहीं कि देखिए आपने एमपी बोर्ड के और जो स्टेट बोर्ड के पेपर्स देखे होंगे, उन पेपर्स में क्या होता है कि बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है और 6th क्लास का पेपर पूछा जा रहा है उससे। तो कंटेंट का जो लेवल है वो आपकी क्लास के मार्क अप टू द मार्क होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अप टू द मार्क। अब देन आपका कंसेप्ट आता है इसके बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आपने कंटेंट भी कलेक्ट कर लिया है लेकिन आपने प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया। प्रेजेंट इन द सेंस सपोज आपने ज्योमेट्री लिया, आपने फिगर्स भी अच्छे से नहीं बनाए, आपने जो ज्योमेट्रिकल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपने ज्योमेट्रिकल टूल्स यूज़ नहीं किए हैं, आपकी लाइंस जो है स्ट्रेट नहीं है, ट्रायंगल परफेक्ट नहीं है, आपके एरिया पे एक्यूरेट नहीं निकले हैं, आपके कंसेप्ट जो है पैरालाइन के सपोज कुछ भी आपने यूज़ किया है या फार्मूलाज यूज़ किया है तो वो प्रॉपर्ली आपने यूज़ नहीं किया। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपने अपने डेटा को कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है, दैट कम्स अंडर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन टोटली गोज़ टू यू कि अब ये कैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप ही पूरे मतलब प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने वाले हैं, तो आपका राइटिंग वे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एक्यूरेसी और सब बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। देन कंक्लूजन, आप जो भी आपने प्रोजेक्ट लिया स्टार्टिंग में आप उसका कंक्लूजन करेंगे कि मैं स्टार्टिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, हमने ये चीज़ सीखी और कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट इस टॉपिक पर कंप्लीट हो चुका है और वी हैव लर्न्ड द रेलेवेंट
कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना? बहुत अच्छे से, और देन आप बस बाद में ये इवैल्यूएट होता है। देखिए, रूब्रिक जो पहला फंडा है, वो रूब्रिक्स में क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा, हर कोई बच्चे को सारा नॉलेज हो, तो कुछ पैरामीटर्स बना लिए जाते हैं। उन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम उस बच्चे को क्या करते हैं, मॉडिफ़ाई करते हैं और उसको इवैल्यूएट करते हैं। हम देखेंगे कि बच्चे का कंटेंट कितना था, कंटेंट का लेवल क्या था, बच्चे ने मेथोडोलॉजी कैसी यूज़ की है, बच्चे का मतलब यहाँ कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बच्चे का प्रॉब्लम सिलेक्शन कैसा था, है ना? ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी किसमें, रूब्रिक्स में। तो रूब्रिक के कुछ 4-5 पॉइंट बना लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास, उसके बेसिस पे उसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने क्या-क्या रेफरेंसेस लिए, मतलब कौन-कौन सी बुक को रेफर किया। सपोज़ आपने प्रोजेक्ट लिया, तो आपने सपोज़ कि भाई कोई राइटर की बुक यूज़ की, तो आप उसको ले, सपोज़ आपने मैथ्स में आर डी शर्मा यूज़ किया, या फिर आपने आर एस अग्रवाल यूज़ किया, है ना? या फिर आपने आर टुगेदर विथ यूज़ किया, मतलब ये बुक्स के नाम हैं हमारे पास, है ना? ये यूज़ किया। सेकंड थिंग, इसके बाद आपने एक और बात ध्यान रखिए कि आपने इंटरनेट में कौन-कौन सी साइट्स विज़िट की, उन साइट्स का भी नाम आपको मेंशन करना होता है। तो ये हमारा रेफ़रेंस हो जाता है। इसके साथ ही हमने कुछ सजेस्टिव लिस्ट आपके सामने रखी है प्रोजेक्ट्स की, और मैंने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स तो आपको दे ही दिए थे, तो आप चाहें तो यहाँ से भी प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हैं क्लास 11th के। क्लास 12 की लिस्ट आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल बी प्रोवाइडिंग फॉर क्लास 12 ऑल्सो। बट क्लास 12 में ऑलरेडी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, जैसे मिनिमा, मैक्सिमा है, आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, आपका एनालिटिकल प्रोसेस है कंटिन्यूटी की, डिफरेंशियबिलिटी की प्रोसेस है, मैट्रिक्स के हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। बहुत सारे टॉपिक्स हमारे अच्छे हैं 12th में, तो जिसको हम अच्छे से प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो आई होप यू विल बी डूइंग द प्रोजेक्ट नाइसली, और इसके बाद आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या मैंने सारे स्टेजेस बता दिए हैं प्रोजेक्ट्स के, और सारा एक्सप्लेन कर लिया है, तो आप उसको आप अच्छे से प्रोजेक्ट तैयार कर लीजिए और समय पे सबमिट